चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 1 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 2 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 3 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 4 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 5 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 6 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 7 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 8 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 9 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 10 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 11 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 12 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 13 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 13 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 14 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 15 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 16 दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 17 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 18 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 19 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 20 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 21 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 22 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 22 कनाडा, क्वेश्चन नंबर 24 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 23 ब्रिटेन, क्वेश्चन नंबर 20 अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 25 दिल्ली। इनसे देख लो, लगा ले सारा सही। लगा लो। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 17 का ब्रिटेन, 18 का कनाडा, 19 का अमेरिका, 20 का अमेरिका। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ देखो, हाँ नाम कभी लिखा हुआ है, ये नाम का है, ये डेट का है, अपना नाम लिख लो, डेट लिख लो। डेट इसलिए तुम्हें पता रहे कि कौन सी डेट में क्या पढ़ा है। जब तुम रिवाइज करोगे ना लास्ट टाइम पर, 1 महीने पहले सब कुछ जब रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले, तब तुम्हें फायदा देगा बहुत। तुम उसी सीरियल के हिसाब से करना जैसे जैसे बताया गया है। इसलिए डेट डाल लो, डेट की जगह दे रखी है और नाम की जगह दे रखी है। डेट सबकी डालो, डेट की जगह। नाम तो तुम खैर अपना शॉर्टकट में लिख दो, समीर खान, SK, वकार खान, WK, ऐसा लिख लो अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, ये होता है इंसॉल्वेंट, मींस बैंकरप्ट। बैंकरप्ट माने दिवालिया, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट इसका लिख लो इंसॉल्वेंट है ना, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट माने दिवालिया। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स। पुअर माने तुम्हें पता है, पुअर मींस वन हु डज नॉट हैव, यू नो, है ना, द रिक्वायर्ड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। पॉवर्टी है ना, BPL एक होता है। क्या होता है? BPL माने बिलो पॉवर्टी लाइन, पुअर। डिस्टिट्यूट माने होता है, क्या होता है? हाँ मतलब मिस लाइक पुअर, ऑर्फन, पुअर, मिजरेबल, है ना, मिजरेबल लिख सकते हो, मिजरेबल जो दुख हारा, ओ पालन हारे, निर्गुण और न्यारे, तुम बिन हमरा कौन नहीं, है ना, ओ पालन हारे, मैं बड़ा गरीब हूं, मेरी मदद करो, है ना। साईं बाबा दर पे तेरे आया हूं लेके सवाली, वो सवाली, मिजरेबल, है ना, द पर्सन हु इज नॉट वेल। उसके बाद है वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, उसको बोलता है ब्लास्फेमी। जो बंदा गॉड के बारे में सही वर्ड्स नहीं बोलता है, ब्लास्फेमी, है ना। एमोरल माने वन हु इज नॉट मॉरल। फिलोसोफर माने, यू नो, फिलोसोफर मींस अ पर्सन हु थिंक्स मोर। कंटेम्पलेटिव पर्सन, अ पर्सन हु थिंक्स मोर, हु कॉन्सेप्चुअलाइज द आइडियाज, हु डेवलप्स न्यू आइडियाज, है ना, हु एक्सप्लोर्स ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन सेंस एंड डेवलप्स न्यू आइडिया। एक आइडिया से आइडियोलॉजी बनाने वाला फिलोसोफर होता है, जो बहुत इमेजिनेटिवली, है ना, सोचता है, इमेजिनेटिवली, क्रिएटिवली, दैट इज अ फिलोसोफर, है ना। जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, है ना, और रूसो एंड इमैनुअल कांट, देयर आर सो मेनी फिलोसोफर, है ना, दे, है ना, फिलोसोफर हु थिंक्स फिलोसॉफिकली। लॉजिक माने पता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स। ब्लास्फेमी वही वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। अ नंबर ऑफ शिप्स को कहते हैं फ्लीट, मतलब जहाज का एक वो ग्रुप, उसको कहते हैं फ्लीट, है ना। कैटलॉग ऑफ शिप्स, कैटलॉग ऑफ शिप्स माने फ्लीट, कैटलॉग ऑफ शिप्स, जहाजों के जो झुंड को ना, पानी के जहाज होते हैं, है ना, तो कैटलॉग ऑफ शिप्स भी कह सकते हैं, और नंबर ऑफ शिप्स भी कह सकते हैं, वो होगा आपका फ्लीट, है ना। गैलेक्सी आपको पता ही है, गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, है ना, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, देयर आर मेनी गैलेक्सीज वी आर हैविंग नाउ, है ना। उसके बाद ग्रुप, कॉन्स्टलेशन माने वही होता है ना, कॉन्स्टलेशन, है ना, मूविंग समथिंग। उसके बाद वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, वन हु कंपाइल्स, जो डिक्शनरी लिखता है, वर्ड्स को कलेक्ट करता है, उसको सिस्टमेटिकली ऑर्डर करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है,
लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, जियोग्राफर तुम्हें पता ही है, जियोग्राफर मींस हाँ लेक्स जो डिक्शनरी लिखता है, डिक्शनरी लिखने वालों को कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एसआईके में आया हुआ है, ये दिल्ली पुलिस एसआईके में आया हुआ है। लेक्सिकोग्राफर सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेक्सिकोग्राफर। उसके बाद जियोग्राफर, जियोग्राफर, जियोग्राफर मींस अ पर्सन हु राइट्स अबाउट जियोग्राफी। एंड व्हाट इज जियोग्राफी? जियोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ। व्हाट इज जियोग्राफी? जियोग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन टू टर्म्स, जियो प्लस राफी। जियो माने अर्थ, राफी माने लिखना, टू राइट समथिंग। अ पर्सन हु राइट्स अबाउट अर्थ, लैंड फॉर्म्स तुम्हें उस दिन समझाया था ना, इंट्रूसिव वोल्केनो, एक्सट्रूसिव वोल्केनो, लैंड, लैंड फॉर्म्स, है ना, क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज, ओशन, रिवर, ऑल। अ पर्सन हु वर्क्स ऑन द लैंड फॉर्म्स, है ना, ऑन अर्थ, एनीथिंग दैट इज हैपन ऑन अर्थ, अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट इट, दैट इज अ जियोग्राफर। पृथ्वी के बारे में लिखने वाले व्यक्ति को जियोग्राफर, भूगोल शास्त्री कहते हैं। भूगोल हिंदी में अगर तुम समझो, भू करते भू में, गोल करते गोल, अर्थात भूगोल करते भूमि गोल है, लेकिन ये डेफिनेशन पुरानी है। भू माने भूमि, गोल माने गोल, लेकिन ये छोटा हो गया। भूगोल माने जो पृथ्वी, विडल डी ला ब्लॉश एक जियोग्राफर है, विडल डी ला ब्लॉश, उन्होंने डेफिनेशन दी है, अ पर्सन हु कंसेप्चुअलाइज द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, ही इज जियोग्राफर। नंबर 1 पॉसिबिलिज्म, उसके बाद पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म, उसके बाद संभावनावाद, पॉसिबल संभावनावाद, नियतिवाद, नवनियतिवाद। दैट इज व्हाट इज ज्योग्राफी, जो थ्री प्रिंसिपल्स को मानता है। जियोग्राफर, अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट द लैंड फॉर्म्स। ठीक है, क्लियर, कभी नहीं भूलोगे। चलो उसके बाद में घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है क्या हो गया गले को? अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, दैट इज बायोप्सी, है ना। ये टेस्ट होते हैं, बायोप्सी टेस्ट, दिस इज अ टेस्ट, बायोप्सी। ये क्वेश्चन आ सकता है, आया था। एम्प्यूटेशन वाला था अलग करना, टू रिमूव, एम्प्यूटेशन लास्ट वाला। ऑपरेशन वाले तुम्हें पता ही है। उसके बाद अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, अ फॉरेनर, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, ए फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, ये इमिग्रेंट, है ना, इसको बोलते हैं इमिग्रेंट। एक होता है डायस्पोरा, एक होता है इमिग्रेंट, होता है इमिग्रेशन, है ना। डायस्पोरा और इमिग्रेंट, डायस्पोरा मींस अ ग्रुप ऑफ पीपल हु माइग्रेट्स इन अनदर कंट्री, आ सकता है डायस्पोरा, है ना। आया है टर्म डायस्पोरा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, जरूर आता है यूपीएससी में, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जीएस के पेपर में, जो राइटिंग होता है। द डायस्पोरा इज अ बर्निंग इशू इन द कंटेम्पररी टाइम, so how would you conceptualize in terms of the human rights on the global studies on the global level the condition and the situation of the diaspora, है ना। डायस्पोरा, डायस्पोरा मींस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ में आना चाहिए सबको, जीएस में कहीं ना कहीं मीनिंग आ सकती है डायस्पोरा। ये सीयूटी पीजी, सीयूटी यूजी में भी आया है, प्रीवियस ईयर के सीयूटी पीजी में है डायस्पोरा। डायस्पोरा का मीनिंग, द टर्म डायस्पोरा हैज बीन गले को पता नहीं क्या हो गया यार sorry, the term diaspora has been taken from the Latin term diaspora, diaspora which means scattered seeds। अगर आएगा तो पूछेगा कि diaspora which of the following correctly defines the word diaspora, तुम्हें लिखना है scattered seeds, scattered seeds, scattered seeds माने यहां पे है मेटाफर people के लिए, people group, और immigrant, immigrant is just a part of it, scattered people, scattered people, scattered seeds, it's a metaphor, scattered, बिखरे हुए बीज, जो लोगों को अपने देश में कोई प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, है ना, फाइनेंशियल, एजुकेशनल और मेडिकल, उसके बाद बाहर विदेशों में जाके बस जाना और फिर वही रह जाना, उनको बोलते हैं, उन ग्रुप्स को बोलते हैं डायस्पोरा। A community or a group of people who had या have left their country because of many reasons, and reasons may be political, means political strife। पाकिस्तान में आप देखो कितने पॉलिटिकल स्ट्राइफ रहते हैं ना, कितनी पॉलिटिकल वायलेंस रहती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस और स्ट्राइफ, द ग्रुप्स हु माइग्रेट टू अदर कंट्री एंड सेटल ओवर देयर, दे आर डायस्पोरा। ये पेपर में जरूर कहीं ना कहीं आएगा, और ये यूपीएससी में इसमें लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आता है। जब तुम आगे बढ़ोगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा लिखना कैसे आंसर, मैं तुम्हें लिखा लिखाया दूंगा रेडीमेड, अपना अपना बनाया हुआ, मैंने इसमें लिख भी रखे हैं आर्टिकल, मेरे ऑनलाइन अवेलेबल है, गूगल पे डालोगे ना डॉक्टर शिव अहमद, डायस्पोरा बाय डॉक्टर शिव अहमद, तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगे, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, नहीं उस पे गूगल पे, गूगल पे
गूगल पे 10 ही हैं, एक नहीं है, और इंटरनेशनल लेवल पे है ये इंटरनेशनल लेवल पे है, मेरे आर्टिकल्स हैं। डायस्पोरा, डायस्पोरा जेंडर स्टडीज, पता क्या आता है मेंस में? डायस्पोरा पे क्वेश्चन आएगा, जेंडर पे, जेंडर एक बहुत बड़ी इश्यू। जेंडर माने क्या होता है? जेंडर मीन्स मेल और फीमेल, बीइंग ए मेल और फीमेल, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, है ना। और जेंडर, जेंडर का क्वेश्चन क्यों उठता है? बिकॉज ऑफ रेप, बिकॉज ऑफ वायलेंस, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, बिकॉज ऑफ अनइक्वलिटी, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन, बिकॉज ऑफ सेपरेशन, है ना, बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की। ये लिख लें, नहीं तुम्हें चुटकियों में उंगलियों पे होंगी, हर एक का मीनिंग डिटेल बता दूंगा। ऐसा लिख के आओगे कि शायद ही कोई हिंदुस्तान में ऐसा किसी ने आंसर लिखे होंगे। इतना कंपेरेटिवली तुम्हें दूंगा मैं लिख के आंसर। यही जेंडर पे क्वेश्चन, इसके बिना यूपीएससी बन नहीं सकती, जेंडर क्वेश्चन के बिना। बिकॉज जेंडर इज अ रेप की इशू कहां खत्म हो रही है? खत्म हो जाएगी, करना नहीं चाहते। फिर तुम्हें बता रहा हूं, कभी भी किसी लड़की को मत छेड़ना, ध्यान रखना। कुछ बड़ी चीज इसलिए बता रहा हूं, मतलब प्यार करना पर छेड़ना मत, है ना। प्यार करने का अधिकार सबको है, पर छेड़ने का नहीं है, परेशान करने का नहीं है। इज्जत करो, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम लेटिंग यू। और जब तुम और बड़े हो जाएंगे, वैसे तो हो, तो बाद में बताऊंगा आपको क्या क्या कैसे कैसे, है ना, चीजें हैं। तो ये जेंडर बहुत औरतों के साथ भी बहुत सताएगा। जब दलित में बताया ना, दलित दलित स्टडीज कि लोग अगर निकल गए दलित को, किसी को देख लिया अनटचेबल को, तो दे यूज्ड टू वॉश देयर आईज, है ना, बिकॉज वी आर ही इज अनटचेबल। और तुमने देखा लगान के अंदर, ए क्या तूने कचरा को छू लिया, ए भ्रष्ट हो गया है, भुवन ने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है ना। तो वेद जी कहते हैं, भुवन क्या ये मजाक चल रहा है, क्या क्रिकेट मैच है, हम इस अछूत को नहीं खिलाएंगे। तो फिर वो पूरी स्पीच है वहां पर मैंने कहा भी तुम्हें देखने के लिए, उस स्पीच की वजह से देखना आप लगान, वो स्पीच भुवन की है, वो स्पीच बहुत बेहतरीन है। एक एक डायलॉग जावेद अख्तर ने लिखे डायलॉग, और जावेद अख्तर मुस्लिम राइटर है, जावेद अख्तर इज अ मुस्लिम राइटर, है ना। और उसने लिखा है गाना, ओ पालन हारे ओ निर्गुण ओ न्यारे, तुम बिन हमरा कौन रही, हमारी नैया पार लगाओ। एक कृष्ण के ऊपर एक मुसलमान, और वो भी 60-65 साल का बूढ़ा, क्या रोमांटिक, क्या क्या जज्बात है उसके। ये होता है इंसान को समझना। दिस इज व्हाट हाउ टू अंडरस्टैंड ए पर्सन, हाउ टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग, है ना। तुम देखो 65 साल के थे उस टाइम पे, वो 60-65 साल के रहे होंगे जब लगाना आई थी 2004 के आसपास। और उस टाइम पे वो गाना लिख रहे हैं, वो मुस्लिम हैं, बंदे को हिंदू धर्म का पता है नहीं, वो बात अलग है। और कृष्ण को कैसे व्याख्या, ओ पालन हारे ओ निर्गुण ओ न्यारे, तुम भी हमरा कौन नहीं। कितना भक्ति है उसके अंदर। उस गाने को अब जाकर सुनना, और सुनना कि हाउ अ मुस्लिम राइटर इज राइटिंग इट एंड हाउ ही इज यूलोजाइजिंग। यूलोजाइज माने टू प्रेज, यूलोजाइज मींस टू प्रेज, हाउ ही इज यूलोजाइजिंग द लॉर्ड कृष्णा। किस तरह ही इज आस्किंग हेल्प, कितना मतलब बिल्कुल अपने आप को दीन दुखी होकर के, सब पूरा विलेज इकट्ठा है, और वो जो है दे आर आस्किंग फॉर हेल्प, दे आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम द गॉड। और ही इज अ मुस्लिम राइटर एंड ही इज राइटिंग अबाउट सच ए वंडरफुल भक्ति, है ना, डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड शिवा। और फिर तुम्हारे एक वो राइटर है गुलजार, सुना है नाम गुलजार? गुलजार ने गाना, गुलजार बूढ़े आदमी है, ये 2008 में लिखा था, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया। उस टाइम पे होंगे वो कम से कम 62-63 साल के। एक 62 साल का आदमी कह रहा है बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया। क्या यार साइकोलॉजी है। बूढ़े आदमी को तुम फेल कर दिया ना, तुम्हें, हमें सबको। हम बिल्कुल जवान उभरते हुए, हमारा जज्बात, हमारी बॉडी है सब कुछ, और वो लिख रहा है बीड़ी जलाई ले जिगर से। कैसे खेल रहे हैं हमारे इमोशन से, देखो तो तुम। साइकोलॉजिकल गेम है। किस तरह हमारी साइकोलॉजी, सिनेमा पे क्वेश्चन आता है जो लिखते हैं, हाउ सिनेमा इंपैक्ट्स ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सोसाइटी एंड हाउ इट शेप्स एंड रिफ्रेम द सोसाइटी। कुछ है, ये सब कुछ लिखना है, लिख के आना जबरदस्त ऐसे ही बस। आंसर परफेक्ट, पूरा सारी एक एक मूवी देखनी है, तरीके से देखनी है, सीखने के पर्सन, इंजॉयमेंट के पर्सन सीखना है, देखना है गाना किसने लिखा है, लिरिक्स किसने लिखी है, कंपोज किसने करा है। जब भी देखो ना कोई सॉन्ग सुनो, सबसे पहले देखो कि लिखा किसने, हु हैज रिटन दिस सॉन्ग, उस बंदे को जानो जिसने लिखा है। उसके बाद कंपोज किसने किया, कंपोजिशन होती है तो म्यूजिक तैयार करता है ना, पूरी लिरिक्स तैयार करता है ना। उसको समझो, फिर उसके बारे में सोचो। ये तुम्हारी स्टडी हो गई, क्योंकि एक पेपर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिनेमा स्टडीज, जो कि मैं पढ़ाता हूँ, सिनेमा स्टडीज। तो उसमें यहाँ पे सॉन्ग है, कलेक्शन है, और टाइटेनिक मूवी थी, टाइटेनिक मूवी पढ़ाई थी। टाइटेनिक देखोगे तुमने, है ना, नियर फार वेयर एवर यू आर, गो ऑन, इन एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स आई सी यू आई फील यू, है ना। वो जैक के बारे में, जिस तरह आई फील यू आई सी यू, यू आर माई ड्रीम्स, है ना, गो ऑन नियर फार वेयर एवर यू आर। सो दैट इज व्हाट इज सिनेमा स्टडीज, है ना। और ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आता है। बस वहां क्या है, आएगा सब कुछ हर जगह, रेलवे में भी आएगा, क्योंकि रेलवे में क्वेश्चन आया था कि तुम्हारा 3 इडियट्स
को किसने डायरेक्ट की थी उस टाइम पर, जब थ्री इडियट्स आई थी 2008 में आई थी, तो उस टाइम पर क्वेश्चन आया था कि थ्री इडियट्स किसने डायरेक्ट की है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ थ्री इडियट्स, विदु विनोद चोपड़ा शायद था ना, मुझे ध्यान नहीं। तो ये इस तरह की जो कुछ फिल्में जो ऑस्कर तक पहुंचने के चांसेस है, किसी भी वर्ल्ड की जो फिल्म ऑस्कर में जाती है, ऑस्कर अवार्ड के लिए जाती है, बड़े बड़े अवार्ड के लिए जाती है, तो उसको अब तुम अगर कंपटीशन में हो तो तुम्हें पढ़ना है वो फिल्म जो ऑस्कर में जा रही है, जो बड़े बड़े अवार्ड में जा रही है ना, और जो हीरोइन रेड कारपेट पे चलने जा रही है, वो कौन फेस्टिवल में जा रही है, वो क्यों जा रही है, तुम्हें देखना है। व्हाई शी इज गोइंग ओवर देयर, इवन दो वी आर हैविंग मोर ब्यूटीफुल लेडीज देन हर, है ना, ऐश्वर्या से ज्यादा ब्यूटीफुल है नहीं क्या है, बट व्हाई शी इज गोइंग, हाउ शी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये होगा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग। नाउ योर अंडरस्टैंडिंग विल बी डिफरेंट। अब तुम शेप करो, यू आर शेपिंग योर अंडरस्टैंडिंग, यू आर शेपिंग, यू आर अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम सोसाइटी। अब तुम मास मेंटेलिटी से अलग हो गए, अब तुम आम आदमी नहीं हो, अब तुम देख रहे हो, यू आर, बिकॉज यू आर रीडिंग हियर साइकोलॉजी, यू आर रीडिंग फिलोसॉफी, एक सेकंड में तुम ज्योग्राफी सुन लेते हो, एक सेकंड में तुम साइकोलॉजी सुन लेते हो, एक सेकंड में तुम डायस्पोरा सुन लेते हो, कितने ये सब्जेक्ट है अलग। डायस्पोरा में जेएनयू के अंदर अलग डिपार्टमेंट है, जामिया में ओनली डायस्पोरा स्टडीज, सेंटर फॉर डायस्पोरा स्टडीज एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कम से कम 15 प्रोफेसर हैं जो लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की सैलरी उठाते होंगे पर मंथ में सारे मिलके, वो सिर्फ डायस्पोरा स्टडीज का, मतलब कोई तो बड़ी बात है इसके अंदर। ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है, ह्यूमन फिलोसॉफी के ऊपर है ना, और एक है जेंडर स्टडीज। जामिया के अंदर, बीएचयू के अंदर, जेएनयू के अंदर, एएमयू के अंदर जेंडर स्टडीज के डिपार्टमेंट है, अलग अलग प्रोफेसर है, बड़े बड़े प्रोफेसर है जेंडर के। जामिया के अंदर सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर विमेन स्टडीज, सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर विमेन स्टडीज, वो सिर्फ विमेन को ही पढ़ाते हैं कि विमेन की क्या क्या प्रॉब्लम है। एएमयू के अंदर है ना, एनी बेसेंट सेंटर फॉर विमेन स्टडीज। जेएनयू के अंदर 2-3 डिपार्टमेंट है जेंडर के। इसका मतलब तो यूपीएससी क्या देखती है, पूरे देश में क्या हो रहा है, पूरे देश के को लेकर के क्वेश्चन आया कि बंदा कितना अवेयर है, क्योंकि आपको रूल करना है। अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हो, आपको डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, आईपीएस बनना है, तो अब आपको सबको समझना है, आपको हर चीज की नस पता होनी चाहिए, साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि गुंडे से कैसे बात करना है, अच्छे इंसान से कैसे बात करना है, बुरे से कैसे बात करना है ना। तो और ये पूरा इंटरनेशनल लेवल हो गया। जेंडर, डायस्पोरा, कल्चर स्टडीज अभी 1920 के आसपास उभरा था कल्चर स्टडीज, और जो बिल्कुल लाइमलाइट में आया 2005 के आसपास। कल्चर स्टडीज ऑफ कल्चर, और सब कुछ कल्चर स्टडीज के अंदर है। मैथमेटिक्स हो, फिलोसॉफी हो, ज्योग्राफी हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, है ना, हिस्ट्री हो, जेंडर स्टडीज हो, सिनेमा स्टडीज हो, ट्रॉमा स्टडीज हो, दलित स्टडीज हो, है ना, ट्रांसलेशन स्टडीज हो, ट्रांसनेशनल स्टडीज हो, ट्रॉमा स्टडीज हो, डिसेबल स्टडीज हो। डिसेबल मैंने समझते हो, तुम्हें लिखवाया भी था स्पीड, जो लिखवाया था याद है, मैच कराया था स्पीड, लाख कल के पेपर में था स्पीड। स्पेशल एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, शायद तुम्हारे में था, वो किसी और के में था, तुम्हारे में नहीं होगा, किसी और के में, किसी और को पढ़ाया हुआ मैंने। स्पेशल स्पीड माने स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन इज गिवन टू डिसेबल्ड पीपल, उसको लेकिन अब कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड। अब डिसेबल्ड टर्म नहीं यूज करते हम, डिसेबल्ड मानोगे कमजोर, दे आर डिफरेंटली एबल, वो अलग तरीके से समर्थ हैं, दे आर डिफरेंटली एबल। डिसेबल्ड तो एक डेरोगेटरी टर्म है, डेरोगेटरी माने गाली है ना, लेकिन डिफरेंटली एबल, अलग तरीके से एबल। आया सब कुछ समझ में? ये पूरी यूपीएससी का राइटिंग स्किल खत्म हो गया, राइटिंग पेपर खत्म है, आज समझ लो, कर दिया मैंने राइटिंग का खत्म। ये पेपर आएंगे सारे सारे, तुम्हें कोई ऐसा तुम्हारा सिलेबस नहीं होगा कि जैसे तुम्हें ये उठा दे दिया होगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे कुछ वो तो बहुत ईजी है, हिस्ट्री के क्वेश्चन तो बहुत ईजी है जी। तुम्हारा हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या हुआ, सिंधु सिविलाइजेशन में क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ, और कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या हुआ, मुगल पीरियड की इकोनॉमी क्यों अच्छी थी, मुगल पीरियड वाज गुड और बैड, अकबर वाज डेमन और सेंट, है ना, अकबर शैतान है या फरिश्ता है ना, अकबर के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, तुम्हारा इल्तुतमिश में क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हारा अमेरिका से रिलेशनशिप आ जाएंगे, तुम्हारा जापान से रिलेशनशिप आ जाएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये साइकोलॉजिकल, जो है जहां साइकोलॉजी काम करती है। सिनेमा स्टडीज क्वेश्चन खूब आ रहा है सिनेमा स्टडीज से, यूपीएससी के जो मैंने मेन पेपर दिया ना, सिनेमा स्टडीज से एक क्वेश्चन आ रहा है, और सिनेमा स्टडीज का पेपर मैंने ड्यू में पढ़ाया है, और वो ड्यू के सामने बच्चा पेपर है बिल्कुल, जो वो पूछते हैं ना, जो पूछते हैं उसके अंदर यूपीएससी में, वो जरा सा पूछते हैं, और यहाँ इतना बड़ा पेपर है, उसमें इतना कुछ है। अब सिनेमा के अंदर एक चीज तो है नहीं, एनिमेटेड सिनेमा तुम्हारा वो था, जो फिल्म आई थी क्या था, अवतार। अब अवतार जैसी फिल्म को भी हम, अवतार फिल्म में सिलेबस में अवतार भी पढ़ाई है, और तुम्हारा शेक्सपियर की एजुल भी पढ़ाई है, और तुम्हारा ये टाइटैनिक भी पढ़ाई है, और तुम्हारा काफी सारी मूवीज पढ़ाई है, वो कहते हैं सिनेमा स्टडीज। और फिर उसी में बहुत सारे राइटर है, अमेरिकन राइटर है, कैनेडियन राइटर है, जर्मन राइटर है, इंडियन राइटर है ना, ऑस्ट्रेलिया के राइटर है जूडिथ बटलर। सिनेमा पे कैसे लिखते हैं, सिनेमा के अंदर
वो कहती है हाउ मेल लुक एट वुमेन इन सिनेमा, एक आदमी औरत को सिनेमा के अंदर कैसे देखता है। एक राइटर है लॉरा मल्वे, वो कहती है मेल गेज, आदमी के देखने के तरीका, वो औरत को देखता कैसे, मेल गेज। लॉरा मल्वे, हाउ मेल हाउ ए मेल लुक्स एट फीमेल, वो किस कैसे देखता है, अजीब तरह से, उसकी उसकी दृष्टि को स्टडी कर रही है वो लॉरा मल्वे। विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा करके टाइटल है आर्टिकल का, विजुअल नैरेटिव एंड क्या था बताया ना, ये लॉरा मल्वे का कॉन्सेप्ट है ना, लॉरा मल्वे का कॉन्सेप्ट है कि कैसे देखता मेल गेज, गेज माना होता है घूर के देखना, ही इस तरह देखना, एक टकटकी लगा घूर के देखना कि आइज देख कैसा रहा है, मेल गेज। अब वो उसने लिखा है फिल्म में कैसे देखते हैं लड़कियों को, औरतों को आदमी कैसे देखते हैं, है ना, मेल गेज। पूरा पूरा एक बड़ा आर्टिकल है और 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं वो इतना सिलेबस है उसमें, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है बस, सिनेमा स्टडीज कैसे इंपैक्ट करती है सोसाइटी को, और देखा जाए तो सिनेमा सोसाइटी को इंपैक्ट करती है। नया गाना आते ही सबकी जबान पर रट जाता है ना, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, आगे क्या होगा, है ना, आशिक बनाया सभी आशिक बनाया। अभी कोई अच्छा सा रोमांटिक बढ़िया सॉन्ग है, सबकी जबान पे होगा, बार बार सुनेंगे, है ना। हाउ सिनेमा इंपैक्ट, क्योंकि इंपैक्ट तो कर रहा है। अब वो सोसाइटी में यूथ को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, दिस इज व्हाट द स्टडीज, ऐसे ये है पढ़ाई। हर चीज की पढ़ाई है, पढ़ने का तरीका, ठीक है। उसके बाद था कौन से क्वेश्चन पर थे हम, अच्छा फॉरेनर पे, इसको पहुंच गए थे। डायस्पोरा समझ में आ गया, ये समझ लो तुम्हारा यूपीएससी के मेंस का एक क्वेश्चन राइटिंग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, इमिग्रेंट मींस वन हु माइग्रेट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसका इतना है कि मैं कम से कम अगर 20 घंटे बोलूं तो खत्म नहीं होगा इमिग्रेंट पे, अगर मैं 20 घंटे बोलूं तो खत्म नहीं होगा, इतने राइटर हैं। बांग्लादेशी राइटर, इंडियन राइटर, श्रीलंकन राइटर, है ना, नेपाली राइटर, पाकिस्तानी राइटर, है ना, कैनेडियन राइटर, अफ्रीकन राइटर, साउथ अफ्रीकन राइटर, है ना, इतने। और इंडिया से देख लो, इंडिया में इतने की भरमारे, जुम्पा लाहिरी, शी इज इमिग्रेंट, शी इज डायस्पोरा। जुम्पा लाहिरी, ये क्वेश्चन आ चुके जीएस में, जुम्पा लाहिरी, मीरा सयाल, नील मुखर्जी, एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। पाकिस्तानी तो इतने की जिसकी कोई हद ही नहीं है ना, पाकिस्तानी की तो लिस्ट ही नहीं है कि कितने, पाकिस्तान में तो कोई रहता ही नहीं है, जो भी पैसा हुआ पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि पाकिस्तान तो कंट्री ठीक नहीं है, वहां पॉलिटिक्स ठीक नहीं है ना। चलो उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल। देखो एक होता है वॉलेंटरीली, एक होता है इनवॉलेंटरीली। अब यहां पर क्या है डायस्पोरा में, देखो ये तुम्हें कैसे क्लियर करवाता हूं। ये वॉलेंटरीली होता है खुद की मर्जी से, वॉलेंटरीली में लिख लो हिंदी में, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वॉलेंटरीली इनवॉलेंटरी, अपनी मर्जी से मींस सेल्फ विल, डूइंग बाय सेल्फ विल, डूइंग बाय विल। अब देखो डायस्पोरा में जो क्वेश्चन होता है, इसमें जो 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 चीजें बनती है, ये बड़ा डिबेटेड टर्म है, इसको समझना बड़ा आसान नहीं है। अगर तुम खुद पढ़ोगे तो लगा दो 2-2.5 साल तो लगा दोगे समझने में, इसको समझने में। खाली बड़े बड़े प्रोफेसर पर गलती कर जाते हैं, पर मैंने समझाया किसी की मदद से, जो मेरे ही प्रोफेसर हैं, उनके पास बैठ के। देखो इसमें जो टर्म ये लकीली आ गया है, वैसे कोई इरादा नहीं था, क्योंकि लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं ये एसआई में, और इसमें सीयूटी यूजी के क्वेश्चन है। ये सीयूटी यूजी वो एडमिशन के लिए होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखो इसमें ये तो वॉलेंटरीली है, इसका उल्टा होता है इनवॉलेंटरीली। इनवॉलेंटरीली, RILY, इसको लिख लो दोनों को। इसका अपोजिट होता है इनवॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली इनवॉलेंटरीली, इसका अपोजिट होता है। ये इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। वॉलेंटरीली माने होता है अपनी इच्छा से, है। डायस्पोरा को डिफाइन ये 2 ही टर्म करते हैं सिर्फ, अब कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। ये जीएस में कहीं ना कहीं फंसेगा 100% क्वेश्चन, कंसेप्चुअलाइज क्वेश्चन। एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवेज में, रेलवे की जीके बहुत हैवी है भाई तुम्हारी। हाँ ऐसी जीके आएगी कॉन्सेप्चुअलाइज, 3-3 लाइन के रखे, उसमें बता रहा है ये क्या है आंसर। जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था कि इट गिव्स अस लाइट, इट्स गुड सोर्स फॉर लाइट, एंड देन व्हिच गैस इज यूज्ड इन इट, है ना। जिससे क्वेश्चन तुम्हें कल कई क्वेश्चन थे ऐसे कल, है ना। गोल्ड का जो तुमने समझाया था, गोल्ड का, है ना, AU, हाँ AU आया है, अच्छा अच्छा है। अब देखो लिख लिया, अब ध्यान से समझ लेना, 1 सेकंड में काम खत्म तुम्हारा। ये होता है टीचर का काम कि तुम्हें 10 साल आगे पहुंचा दे, 5 साल, 2 साल, 1 साल तो आगे पहुंचा दे। टीचर का काम होता है तुम्हें वक्त से आगे ले जाना।
जो तुम करोगे अभी 5 साल में 10 साल में सोचते रहोगे, आज करूंगा, कल करूंगा, कर लूंगा, नहीं करूंगा, शर्म आ रही है, डर लग रहा है, नहीं पढ़ रहा, किताब नहीं उठ रही, है ना, अब वो टीचर आएगा, एक मिनट समझाएगा, काम खत्म, फिर जाकर रिवाइज करना। देखो वॉलेंटरली होगा तो डायस्पोरा नहीं होगा, वो इमिग्रेंट होगा, जो कि इसमें दिया है। इमिग्रेंट होता है थोड़े समय के लिए, जाके वापस आ सकता है, आने के चांसेस है। डायस्पोरा होगा इनवॉलेंटरी, जब मर्जी नहीं होगी। भाई अटैक हो गया जर्मनी पे, अब यहां से भागना पड़ेगा, है ना। अब जो इजराइल से और वहां से जो लोग जा रहे हैं दूसरे देश से बचने के लिए, वो डायस्पोरा है। अब डायस्पोरा की डेफिनेशन सुनो, पहले तो तुम्हें मैंने बेस बता दिया, इसका रूट, द रूट मीनिंग, द डेरिवेटिव मीनिंग, है ना, द डेरिवेटिव मीनिंग, दिस इज व्हाट द डेरिवेटिव मीनिंग। वो तुम्हें बाद में बताऊंगा कि डेरिवेटिव क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, फेनोमेनोलॉजी क्या होता है, ओंटोलॉजी क्या होता है, किसी चीज को पढ़ा कैसे जाता है ना। फिर तुम देखना, तुम यूपीएससी क्या तुम्हारी कोई सी भी एससी हो, है ना, डेरिवेटिव पढ़ते कैसे हैं। अभी तो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि पढ़ते कैसे हैं, अभी पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं। डेरिवेटिव मीनिंग क्या होती है, पहले तो डेरिवेटिव मीनिंग से पढ़ना पड़ता है किसी भी चीज को, फिर ऑन्टोलॉजिकल पढ़ना पड़ता है, फिर एपिस्टेमोलॉजिकल पढ़ना पड़ता है, फिर फिनोमेनोलॉजिकल पढ़ना पड़ता है ना। ये है स्टडी। जब कोई शब्द बनता है तो इन सारे डायमेंशन के इर्द गिर्द बनता है, ये डायमेंशन बनाते हैं शब्द को। शब्द ऐसे नहीं बनता, पूरी एक हिस्ट्री होती है। जैसे ना धर्म परिवर्तन कहते हैं कि जैसे इसे भाई क्रिश्चियन बना दो, अब उसका बाप क्रिश्चियन बन जाएगा, है ना। वो दलित हैं, जो दलित लोग थे वो बहुत क्रिश्चियन बन गए थे क्योंकि उनको बहुत जुल्म होता। अब बच्चे तो जो है, अब ये तो आधा दलित है आधा क्रिश्चियन है कि भाई पैसा वैसा मिल रहा है बन जाओ, उसके बाद धीरे 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 आते आते एक जनरेशन वो पूरा बन जाएगा क्रिश्चियन, है ना। इसी तरह शब्द का जन्म होता है ना। दबंग है, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, है ना, मत्थे की मसन का, है ना, हाँ, क्या बावली खेल गया, है ना, रायता फैला रहा है, उसमें भी आए तुम्हारा बंटी बोली है, क्या रायता फैला रहा है, बंटी बोली पर गलत शब्द है, दीज आर रॉन्ग वर्ड्स, क्या जुगाड़ है, गलत शब्द है, बेकार शब्द है, और गलत शब्दों को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर हमें पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। ये गलत शब्द है, इनका कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जुगाड़, रायता, रायता फैला दिया, है ना, मत्थे की सन का रहा है ना, भाई की बात है, ये शब्द तो है ना। बीइंग अ लर्नर, बिकॉज लेक्सिकोग्राफर क्या करता है, वो ये तो लिखेगा ना, रायता फैला रहा है, बंटी बबली, है ना, कचरारे कचरारे तेरे काले काले नैना, उसे लिखना तो पड़ेगा भाई। काले काले नैना का मतलब क्या, कचरारे का मतलब क्या है। देखो इसके अंदर एक लाइन आई थी इस गाने के अंदर, कभी तुमने पकड़ी नहीं होगी, आंखें भी सवाल करती है, पर्सनल से सवाल करती है। बड़ी गहरी लाइन है भाई साहब, लिखने वाले की कला देखो। इसी के अंदर सुनना जाके, कचरारे कचरारे तेरे काले काले नैना, उसमें लास्ट में आता है आंखें भी कमाल करती है, प्रश्नल से सवाल करती है। मेरी आइडेंटिटी से मेरी आंखें सवाल करती है कि हु आर यू, व्हाट इज योर रेलिवेंस, व्हाट यू आर, व्हाई डिड यू कम हियर, व्हाट इज योर रेलिवेंस ऑन दिस अर्थ, है ना। आंखें भी सवाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती है। इसको सुनना जाके, बड़ी बात कह रही है वो उस टाइम पे ऐश्वर्या डांस, और एक डांस कर रही है, शी इज क्या कर रही है वो, शी इज ब्रेकिंग द लैग। कल समझा था ना, है ना, क्या था, ब्रेकिंग लेग, ब्रेक द लेग, गो एंड ब्रेक द लेग। क्या मतलब, गुड लक फॉर डांस, हम गुड लक नहीं बोलते, ब्रेक लेग, है ना, गो एंड ब्रेक द लेग। तो मतलब शी इज ब्रेकिंग द लेग, एक तो ब्रेकिंग कर रही है लेग को, है ना। वैसे मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, अगर कभी जब टाइम मिले, नौकरी वोकरी लग जाए, खूब पैसा वैसा हो, तो डांस जरूर सीखना लाइफ में। वो बताओ रीजन है, हाँ, किसी के लिए नहीं, अपने लिए कमरे बंद करके डांसना, चाहे जी भर वो खूब डांस करना, रीजन है बताऊंगा उसका, है ना। ये बड़ा पॉजिटिव चीज है, डांस, डांस बड़ी अच्छी चीज है। अभी मत करने लग जाना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हारी बॉडी भी, है ना, डल है, पार्ट्स होने चाहिए। वो बताऊंगा कि जब नौकरी वोकरी लग जाए, कुछ हो जाए, है ना, अब तो तुम बिजी हो गए, है ना, उसका रीजन है, बताऊंगा डांस क्यों सीखना चाहिए। और तुम्हें इतने सारे डांस बना दिए, कथक कली, है ना, मोहिनी अट्टम सट्टम पट्टम कट्टम टट्टम, सारे के सारे ये आते हैं, कोई असम का है, कोई, है ना, राजस्थान का है, और ये क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। अच्छा देखो, ये तो हो गया वॉलेंटरली, ये हो गया इमिग्रेंट, ये डायस्पोरा नहीं है, इनवॉलेंटरी, मजबूरी है भाई यहां से भागना, अटैक हो गया है, यहां से भागो, घर को छोड़ के भागो, सोना छोड़ के भागो, जेवरात छोड़ के भागो, भूकंप आ गया है, भागना पड़ेगा, है ना। वैसे भूकंप वाले को इन्वॉल्व नहीं करते, इन्वॉल्व करते हैं पॉलिटिक्स, कल्चर और वायलेंस। जब लड़ाई हो, झगड़ा हो, वायलेंस हो, तभी अगर कोई जा रहा है अपने मुल्क को छोड़ के और फिर मुल्क में वापस आने का भी चांस ना हो, तब वो बनते हैं डायस्पोरा। तो अब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुई, एक मिनट में बताऊंगा, वो लिखना, अ पर्सन हु, लिखो, ए पर्सन हु माइग्रेट्स। डायस्पोरा की अब मीनिंग है, बता रहा हूं, ये थी डेरिवेटिव मीनिंग, अब जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं ओंटोलॉजिकल मीनिंग, ये ओंटोलॉजिकल मीनिंग है डायस्पोरा। ए पर्सन हु माइग्रेट्स, ए पर्सन हु माइग्रेट्स, ए पर्सन हु माइग्रेट्स इन सर्च ऑफ,
ए पर्सन हु माइग्रेट्स इन सर्च ऑफ लाइफ, कोमा फूड, कोमा शेल्टर। यहां घर नहीं आएगा, यहां शेल्टर आएगा। यहां होम नहीं आएगा, यहां शेल्टर आएगा। शेल्टर होता है जहां रुक के हमें मिल जाए जगह, खाने को मिल जाए, जिंदगी बच जाए। क्या मतलब वो इस लाइन का? जब आदमी को मजबूरी में, इनवॉलेंटरली, इसमें जोड़ना है, इसके ऊपर जोड़ लो इनवॉलेंटरली, यहां पर ए से पहले इनवॉलेंटरी ब्रैकेट में, इनवॉलेंटरली। इनवॉलेंटरी ए पर्सन माइग्रेट्स इन सर्च ऑफ लाइफ, क्योंकि पहले तो जिंदगी बचानी है, फिर फूड चाहिए, फिर जब पेट भर गया तो भैया रहने के लिए भी जगह चाहिए। इस तरह है ये लाइन है। छत चाहिए है ना, कपड़ा, छत, मकान। शेल्टर माने छत, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। शेल्टर में परमानेंट नहीं होती। जैसे तुम जाते हो पार्किंग, पार्किंग इज लाइक अ शेल्टर फॉर योर बाइक, और होम इज योर होम। तुम्हारा घर उसका घर है, कितनी खड़ी रहने दो, लेकिन शेल्टर में, पार्किंग में जाएगी। पार्किंग इज जस्ट लाइक ए शेल्टर। तुम्हारी कार के लिए, तुम्हारी बाइक के लिए वो शेल्टर है, दैट इज अ शेल्टर। और देखो उसमें आया भी था आगे, शायद कहीं ना कहीं आया है शेल्टर। हाँ देखो इसमें आया, अगले में आया है ना, समझ आ गया? ये वॉलेंटरली, वॉलेंटरली, इनवॉलेंटरी, बस यही डायस्पोरा है। और इसमें फिर बहुत सारे डायमेंशन है। ये 5 तरह का होता है: विक्टिम डायस्पोरा, रेफ्यूजी डायस्पोरा, कल्चरल डायस्पोरा, हाइब्रिड डायस्पोरा, है ना, और कंटेम्प्रेरी डायस्पोरा। पर तुम्हें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको वो उसे पढ़ना है जो यूपीएससी तैयारी करेगा। तुम कौन से 3rd ईयर में हो? सेकंड ईयर? तुम तो 1st ईयर में हो। और कौन है 3rd ईयर में? तुम हो 3rd ईयर में। चलो जल्दी जल्दी करो, तुम्हें यूपीएससी में, तुम्हें यहाँ पे सारों को सेलेक्ट करवाना है यूपीएससी में। चलो तुम्हारा लेवल इतना हो जाएगा, तुम आराम से कर जाओगे। बस तुम्हें प्रीलिम्स कठिन है, प्रीलिम्स में कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत टफ है। मेंस तो मैं तुम्हें बस ये फूक दूंगा। हाँ क्लियर तो होगा। क्या? हाँ हाँ, सब कुछ दोबारा करना पड़ता है, सब कुछ पूरा इंटरव्यू में जाकर रहेगा, दोबारा करना पड़ता है दोबारा। लेकिन राइटिंग में इतना मैं करवा दूंगा, अगर तुम प्रीलिम्स में मैं क्वालिफाई करवाऊंगा। मतलब कोई भी पेपर का, अब जैसे मैंने तुमसे पूछा है, जो मैंने कल पढ़ाया वो तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें भूलना नहीं है वो। अगर तुम वो नहीं भूलोगे, मैं कह रहा हूँ आईएएस का प्रीलिम्स कुछ नहीं है। जो पेपर मैं तुम्हें बना के दे रहा हूँ, इसमें तुम आराम से कर जाओगे। बस तुम्हें कोई किताब पढ़ने के लिए मैंने नहीं कहा कि तुम पढ़ो। अभी तक इतनी इतनी किताबें तुम्हें मटेरियल दे देंगे जाते कि लो भैया मुखर्जी ने पढ़ो पढ़ो। पहले तो उसे देख के तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम डरने लग जाओगे, तुम पढ़ोगे ही नहीं, छोड़ दोगे। यार मुझसे नहीं हो रहा। अपने कभी पापा से कहोगे पापा बहुत कठिन है, अम्मी बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा, इतने पैसे लग गए, एक प्रेशर हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी। यहाँ सिर्फ ये पढ़ना, कुछ नहीं करना। चलो आगे। उसके बाद में भाई देखो, उसके बाद ही आ गया आपका नेक्स्ट, ये प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूजी। एक होता है रेफ्यूजी, वो डायस्पोरा से अलग होता है, पार्ट होता है डायस्पोरा का ही। ये डायस्पोरा का ही अंतर है, इमिग्रेंट, रेफ्यूजी, असाइलम जो होता है। देखो इसमें है रेफ्यूजी। रेफ्यूजी माने जो लोग असाइलम सीकर होते हैं, असाइलम कहीं भी छुपते फिर रहे हैं, मतलब जो इलीगल गए किसी देश में, जो इलीगली किसी देश में जाके छुप गए। जैसे डंकी आई थी, शाहरुख खान की डंकी, तुम्हें देखनी चाहिए वो फिल्म, टू है ना, फिल्म स्टडीज का पार्ट है वो डंकी। डंकी में वो जाते हैं तो मतलब कितनी बुरी हालात हो जाते हैं। वो रेफ्यूजी है, वो वहां जाके छुपते फिरते हैं लोकल पुलिस से, लोकल पीपल से। वो कहते हैं असाइलम सीकर, कहीं झुग्गी झोपड़ी में जाके छुपक गए। असाइलम, जहां झुग्गी झोपड़ी होती है, असाइलम सीकर उसको बोलते हैं रेफ्यूजी, है ना, रेफ्यूजी। शेल्टर इसमें आ गया। शेल्टर माने तुम्हें देखो, शेल्टर होने चाहिए, ये नहीं चाहिए शेल्टर, है ना। शेल्टर माने बस रुकने की जगह, बस हमें भैया जिंदगी चाहिए, बस हम बच जाए। जैसे सकीना गदर में, देखिए गदर किसी ने, जो गधीरा सकीना छुपती फिरती है उसके अंदर, है ना, फिर वो पकड़ लेता है, और वो कहता है वो ये तो मैडम जी है, मैडम जी वो अपने जान वाली है, और बाई को मारा है, और इसने बाई को मारा है, और ये सिखनी है, सिखनी, और ये मुसलमानी है, मुसलमानी, ये ले हो गई सिखनी, है ना। देखा क्या डायलॉग है भाई साहब, क्या फिल्म है यार। ये इस पर्सपेक्टिव से देखनी है फिल्म, ऐसे देखनी है फिल्म स्टडीज, है ना। वो कहता है ये ले हो गई सिखनी, अब वाहेगुरु जी सो, अगर किसी ने इसको हाथ लगा, वाहेगुरु जी कसम गर्दन उखाड़ दूंगा, गर्दन। बस चुपचाप लेके चले जाता है, वो सब चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं। क्योंकि कल्चर क्या कि शादी हो गई, इसने मांग भर दी, एकदम से ठंडे हो जाएंगे सारे सारे। वो ऐसा नसों में डाला है कि शादी हो गई, है ना, ब्याह हो गया, भाई अब तो ये इसने मांग क्या भर दी। फिर सकीना सोचती है, बीइंग ए मुस्लिम, शी वॉज अ मुस्लिम, सकीना वॉज ए मुस्लिम, लेकिन वो एकदम देखती है, जब ऊद होती है उसकी माँ, ओ नहीं मैम जी, मैम जी मैंने तो आपकी जान बचाने के लिए ये आपकी मांग भर दी थी, तुम इस घर के ये घर आपके काबिल कहाँ,
मैं उचक के अगर चांद छूना चाहूँ तो चांद थोड़ी छू सकता हूँ। वो डायलॉग देखो, क्या भाई साहब चीजें, ये देखना ऐसे दिखी जाती फिल्म। दिस इज व्हाट टू वॉच ए फिल्म, दिस इज व्हाट फिल्म स्टडीज। फिर इस पे क्रिटिकल कमेंट्री होती है। जब जामिया में अगर बी के बाद तुम में से कोई जाएगा ना मास कम्युनिकेशन करने, जामिया का मास कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन है हिंदुस्तान में, वन ऑफ द बेस्ट मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स इन द वर्ल्ड, सॉरी इन द इंडिया। इंडिया में सबसे बेस्ट है मास कम्युनिकेशन का जामिया में। तो वहां जाओगे तो मैं फिल्म देंगे एक, उस फिल्म को 3 घंटे दिखाएंगे, पूरे 3 घंटे, और उस पर कम से कम 3 क्वेश्चन देंगे तुम्हें 100 नंबर के, 300 नंबर के। वो 300 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें से तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, फिर 100 नंबर का इंटरव्यू होगा और उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। क्योंकि एक तो फीस बहुत कम है, ज्यादा 1 साल की होगी 40-45 हजार, और अगर कहीं और जाओगे तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए फीस है, और बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। मैंने तुम्हें कल बताया कि जामिया पढ़ने वाले की तरह लगती बात है भाई एडमिशन हो जाए, बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुश्किल है ना। बताया था ना, खलीक अहमद खान ने लिखा है तराना, खलीक अहमद सिद्दीकी और हिलाल अहमद खान ने उनको उसको कंपोज किया था, सफर है दीन यहाँ, कुफर है कयाम यहाँ। सुनना एक बार जाके तराना। देखो उसके बाद है, ये तो सबने कर लिया, नैरेट इट, नैरेटेड, लेट इट बी नैरेटेड, है ना, लेट इट बी नैरेटेड, ऑप्शन ए इसका चेंज इन पैसिव वॉइस। ये सीयूटी यूजी का क्वेश्चन है, ये सीयूटी यूजी का क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, नैरेट इट, रीड इट, गो देयर, कम हियर, डू इट, है ना, प्रिपेयर इट, लेट इट बी नैरेटेड। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। फेटर्ड माने होता है जंजीरें, शेकल्स, शेकल्स ऑफ स्लंबर, हाँ फेटर्ड जंजीरें, पैर में बांध देना, जकड़ के रखना, फेटर्ड जंजीरें, और इसका सिनोनिम होगा फेटर्ड का शेकल्स ऑफ स्लंबर। शेकल, सिर्फ शेकल्स, शेकल्स ऑफ स्लंबर हो जाता है निंद्रा अवस्था की जंजीरें, कि बस मुझे नींद आती है, मुझसे उठा नहीं आता, मेरी कमजोरी है। शेकल्स ऑफ स्लंबर, स्लंबर माने नींद, ये वहां बहुत गंदी नींद जो परेशान करती है, जो तरक्की को खराब कर रही है। ये तो स्लीप होती है, स्लीप, एस्लीप, निप, है ना, निप, निब, है ना, है ना वो, लेकिन ये शेकल्स ऑफ स्लंबर, स्लंबर माने निंद्रा अवस्था, कि सो गया हूं मैं, सारी कामयाबी छोड़ दी, मैं नींद भारी हो रही है। उसके बाद है लिबरेटेड हो गया, ठीक है, फेटर्ड में लिबरेटेड। इफ हिज फादर, देखो ये मैंने समझाया था, इफ हिज फादर विल गिव मनी, इफ हिज फादर विल गिव मनी ही विल बाय ए स्पोर्ट बाइक। देखो ये मैंने समझा था, जो भी इफ वाला होगा वो इंडेफिनिट में बनेगा। तो यहां पर क्या है, ये पहला, क्योंकि दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो पहला वाला किस में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पे एस लग जाएगा, है ना। मैंने बताया था कंडीशन वाला, तुम्हें लिख के पूरा समझाया था, कंडीशन वाला एक बार और समझ लो, ध्यान से समझ लेना। अल्तमश तुम भी, ये जिंदगी कट जाती है पर ये ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी हैबिट ऐसी हुई है, बिकॉज वी आर फॉरेनर इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश। ये देखो इफ वाले में जो होता है, तुम्हें बताया था मैंने लिख के, इफ वाला जो होता है कंडीशनल होता है। इफ भी बताया था, एक और भी बताया था, वो मैं याद नहीं दिलाऊंगा, तुम्हें खुद याद करना है, मैंने 2 बताए थे, हैं। हाँ, इफ वाला जो सेंटेंस होगा वो होगा इंडेफिनिट में, जैसे अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, ठीक है बच्चों। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, हो सकता है ना ये वाला पास्ट हो, तो फिर इसके अकॉर्डिंग है ना पास्ट है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है, सॉरी हाँ पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये भी फ्यूचर में हो जाएगा, लेकिन वहां पे विल का वुड हो जाएगा, है ना। पास्ट के अकॉर्डिंग विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ की वो बदल जाएगी, लेकिन इसमें क्या है, विल है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट की क्या होती है, विल ही होती है प्रेजेंट में, है ना। प्रेजेंट विल से फॉलो किया जाता है। अनस समझ में आ रहा है बिल्कुल? अगर दिक्कत हो तो बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो। ये समझना बहुत जरूरी है। तुम कोई भी कंपटीशन देखो, मेट्रो का दे दो, दिल्ली पुलिस का दे दो, कांस्टेबल का, तुम सीयूटी पीजी दे दो, सीयूटी यूजी दे दो, ये क्वेश्चन कंडीशन वाला हर जगह आएगा। जो इफ वाला होगा वो इंडेफिनिट बनेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे माना यहाँ विल है, खाली विल आया हुआ है, तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर के साथ एसईएस, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे आया विल, यहाँ पे आया वुड, तो वुड का मतलब वुड किसका होता है, पास्ट होता है, तो इसका मतलब यहाँ आएगा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल में क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगेगी, बस यही है और कुछ है नहीं। इसके अलावा यही 2 चीजें हैं, और इसमें गलती हो जाती है। गलती नहीं करनी, बोलने में भी गलती नहीं करनी, स्पीकिंग में बहुत गलती होती है इसमें, है ना, गलती नहीं करनी। तो ये यहाँ पर बन जाएगा, ये इफ हिज फादर गिव्स मनी, इसका सही जो है, अच्छा दे रखा है इसमें, तो इफ हिज फादर गिव्स मनी, और कोमा के लिए तुम्हें बताया था मैंने, कोमा
अगर तुम आओगे देन की वजह आती है, लेकिन देन नहीं लगाते, कोमा लगाते हैं। तुम्हें बताया था मैंने, देन नहीं लगाते, देन की वजह के ऊपर देन लगे, कोमा लगाएंगे। ये ग्रेविटी के लिए रूल है ना, देन। ये कह रहा है अगर उसका उसका फादर उसे मनी देते तो वह बाइक खरीद लेता है ना। तो इफ हिज फादर गिव्स मनी ही विल बाई अ स्पोर्ट्स बाइक। ठीक है, हमारा इंग्लिश खत्म। चलो अब आगे चलते हैं जी के जीएस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 24 कैरेट्स गोल्ड इज 1064 आजाद हो गया था 1947 में। 1064 आजाद हो गया था 1947 में। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ है। 24 कैरेट्स का हुआ 1064 आजाद हो गया 1947 में। 1064 1064 गोट इंडिपेंडेंस इन 1947 ऑन द ईव ऑफ 1947। याद करने का तरीका भूलोगे नहीं। 1064 आजाद हो गया 1947 में। ये है ना ऑप्शन ए, ये याद कर लेना है ना। अच्छा, कितने फ़ारेनहाइट में फ्रीज होता है? पहले नहीं बोला, कितने फ़ारेनहाइट में फ्रीज होता है? 32 फ़ारेनहाइट में फ्रीज होगा। 0 सेल्सियस पे फ्रीज होगा। सेल्सियस में 0 पे फ्रीज होगी कोई भी चीज। फ़ारेनहाइट में 32 पे फ्रीज होगी। सेल्सियस में 100 में बॉइलिंग पॉइंट है। अगर सेल्सियस में 100 जाएगा तो बॉइलिंग हो जाएगा, है ना। आदमी को डालो भट्टी में 100 की में, उबल गया। एक नोबल है फ़ारेनहाइट 451, एक नोबल है फ़ारेनहाइट 451। मत पढ़ना, बहुत बहुत टफ है। और इसका फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कल पढ़ाया था ये भूलना नहीं है। कब पता नहीं कहां मिल जाए, कुछ पता नहीं इसका, है ना। सेल्सियस में, सॉरी, फ़ारेनहाइट में 32 फ्रीजिंग पॉइंट, सेल्सियस में 0 फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमारी फ्रिज होती है रेफ्रिजरेटर, फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें 100 बॉइलिंग पॉइंट, इसमें यह है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये बहुत एडवांस है क्वेश्चन, ये बड़े आम तरीके से याद हो जाएंगे तुम्हें, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। पता है सबसे पहले क्वेश्चन आता है एसएससी में। जो पैटर्न सेट करती है वो एसएससी करती है। जो हाईएस्ट मैथ आएगा, टफेस्ट मैथ होगा, एसएससी में होगा। टफेस्ट जीके होगी, एसएससी में होगी। फिर उसको क्या करेगी? यूपीएससी देखेगी, एसएससी को देखेगी, पूरी पढ़ेगी क्या हो रहा है। उसके अंदर 4-5 सेंटेंस जोड़ देगी उसी क्वेश्चन में। जैसे कान्हा नेशनल पार्क है ना। कान्हा नेशनल पार्क है, कहाँ है कान्हा नेशनल पार्क? कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1955। ठीक है, उसके बाद अब ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला है मध्य प्रदेश की। द 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वो यहां तक तो आ गया कि कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश एंड इट वाज सिचुएटेड इन 1955 एंड इट बिकेम नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। और कहाँ है? खटिया गेट। अब तुम्हें जलाने के लिए, तुम्हारा खून फूकने के लिए वो सब कुछ देगा पेपर में लिख के, पूरा फ्रेम करेगा क्वेश्चन। कान्हा नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड इट इज नियर खटिया गेट। ये तुम्हें सब आता है। इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स इट इज लोकेटेड? हाँ, बालाघाट और नहीं, उसके नजदीक है, सतपुरा के नजदीक है। लेकिन जो बालाघाट और तुम्हें खुद ही याद करना है, नहीं तो भूल जाओगे। अभी नहीं, जाके देखना, अभी भी देखना बालाघाट। चलिए, उसके बाद देखो ऐसे करता है वो क्वेश्चनों को, ये फ्रेमिंग होगी। ये एसएससी में आ गया जी, मध्य प्रदेश में एसएससी ने ले लिया। अब एसएससी का जो पेपर हुआ है, अब ये तुम तो कर नहीं सकते, एस्पिरेंट तो करेगा नहीं है। एस्पिरेंट तो करते करते मर जाएगा, फिर वो तो ये चीजें करते करते चला जाएगा कि इतना रिसर्च थोड़ी करेगा, रिसर्च थोड़ी करेगा, रिसर्च ये रिसर्च है। अब मैं, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व करा सारे पेपर देख के, तुम्हारा सीयूटी यूजी हो, सीयूटी पीजी हो, बैंक हो, बैंक क्लर्क हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, है ना, सारे, और फिर यूपीएससी हो। तो मैंने जो उसमें देखा है, जो एसएससी में आता है 3-4 साल से, उसके स्टेप जोड़ देता है वो आगे, वो क्वेश्चन को पॉइंट्स में फ्रेम करेगा। अब देखिएगा, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, इट इज नियर बाय खटिया गेट, इट एस्टैब्लिश्ड इन 1955,
इट इज इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स, इट इज ऑल्सो स्क्वायर किलोमीटर 940 स्क्वायर किलोमीटर है ना, 940 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अब कहेगा विच अमंग दी फॉलोइंग, फिर देगा यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये होगा ए का, फिर बी का हो गया ओनली ए बी सी का हो गया ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, डी का हो गया एंड डी। अब तुम्हें इतना पढ़वाएगा कि बहुत ज्यादा, बस पढ़वाएगा वो ज्यादा, उसका काम है पढ़े। यूपीएससी मांगती बस पढ़े ज्यादा। इसकी रीडिंग कितनी अच्छी है, रीडिंग का मतलब वो यहाँ देखना चाह रहा है कि इंसानों को कैसे पढ़ सकता है, कितना पढ़ता है। क्वेश्चन पढ़ने का मतलब यहाँ इंसानों को कितना पढ़ता है, कि इंसानों की आंखों को देख के समझ जाता, नहीं समझ जाता किस भाव में, हवाओं में, है ना। क्या ये अनसीन पैसेज में ना, अनसीन इंसान, जैसे अचानक से तुम्हें कोई इंसान मिला, गाली बक दी, अब तुम कैसे डील करोगे? या तो तुम लड़ोगे, झगड़ोगे, माना वो हुआ तुमसे ज्यादा खतरनाक, उसके पास रखी हुई छुरी तुरंत निकाले कर दिया उसने काम, तो अब कैसे सिचुएशन डील करोगे? नहीं, ऐसा हो सकता है। मैं आगे बता रहा हूँ, माना तुमने सोचा पे कमजोर था, सुबह वाला 2 चांटे मारो उसमें, निकाल दिए रिलोड डैड, हो सकता है ऐसा होता है। अबे लास्ट से मैं सुधारू, मारी उनने निकाल के ढेर जाएगा जेल में, कोई बात नहीं, जाऊंगा। अब तुम्हें डील कैसे करना, यूपीएससी कह रही है, ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, है ना। मुहर्रम का टाइम है, आने वाला है, एक तरफ से जो है रामनवमी का एक तरफ नहीं, मुहर्रम का टाइम है, इधर से मुसलमानों का मुहर्रम निकल रहा है और उधर से हमारे जो है नॉन मुस्लिम भाइयों का वो निकल रहा है। कोई भी त्योहार लगा लो, जैसे कोई आरती निकल रही है, कुछ निकल रही है, और दोनों आगे जी यहीं से निकलेंगे। अब तुम डीसीपी होने ना, तो तुम कैसे सोल्व करोगे कि दोनों को समझा लो, ये तुम्हारे ऊपर बात है, तुम खुद सोचना, है ना। तो इस तरीके से वो तुम्हें ऑप्शन दे देगा, तुम्हें यहां मारना है, ठीक। अब ये तुम्हारी सेंस पकड़ जाएगी, कोई टैलेंट कोई नहीं है, ये सेंस की बंदा कितना समझदार है। कहने का मतलब है कितना होश में है, जो मैं बार बार कहता हूं कि तुम होश में कितना हो, ये दिखाएगा। अचानक से अनाप शनाप कहते हो, कुछ भी डिसीजन लेते हो, या होश में हो, कितना होश में हो, आपको होश कितना है, अपने आप को कितना कैरी करके चलते हो, अपने आप को कितना लेवल लेके चल रहे हो, कि जब तुम चलते हो तो अपने आप को लेके कैसे चलते हो, है ना। तू खुद की खोज में निकल, तू किसकी है तलाश में। मैंने कहा था जिसने खुद को जान लिया, मोगली वाला था, सेल्फ डिस्कवरी। तुम खुद को जान लो पहले, उसके बाद की बात है सबको जानना। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये सीयूटी यूजी का क्वेश्चन है, सीयूटी यूजी का क्वेश्चन है पिछले साल का, सीयूटी यूजी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इनकरेक्ट। देखो यहां पे भी क्वेश्चन फंसा रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है, नहीं कह रहे डायरेक्ट कौन सा करेक्ट है, एक चुन लो, ये तीनों को चारों को ही दिमाग लड़ना पड़ेगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 करेक्ट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत फेमस है, 1905 सबने पढ़ा होगा, है ना। 1905 स्वदेशी मूवमेंट भी बहुत फेमस है, सबको पता होगा। और ये मुस्लिम लीग भी सभी को ही ऑलमोस्ट पता होगा, 1906, है ना। ये इतिहास का 9th क्लास में पढ़ा जाता है। 1906 लिख लो इसमें करेक्ट, 1906 इट हैपेंड, मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड, मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड बाय नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड बाय, मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड, हर एक बच्चा लिखे, हर एक की कलम चलनी चाहिए, देखूंगा मैं। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड, FORMED फॉर्म्ड, मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड बाय नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह इन ढाका बांग्लादेश। जो प्रेजेंट डे में बांग्लादेश है वो पहले इंडिया था। नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह इन ढाका, नाउ इन बांग्लादेश, इन ढाका, डी कैपिटल बनेगा क्योंकि ढाका किसी देश की राजधानी का नाम है, ढाका, डी कैपिटल, DHAK ढाका, नाउ इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में, उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे इंडिया का पार्ट था, है ना। ये तो 1976 में हुआ ना डिवीजन पाकिस्तान से, 1947 में हिंदुस्तान से अलग हो गया, 1976 में पाकिस्तान से अलग हो गया, है ना। 1976 में हुआ था डिवीजन ऑफ पाकिस्तान इनटू 2 कंट्रीज, है ना। ये तुम्हारा बांग्लादेश इधर चला गया, पहले पाकिस्तान बांग्लादेश का पार्ट था, ये पूरा पाकिस्तान था, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक कंट्री थी। हाँ, तो 1976 में फिर ये जब पाकिस्तान संभला नहीं, जाने के लिए दिक्कत, आने के लिए दिक्कत, हर चीज में दिक्कत, क्या अलग करो। फिर बांग्लादेशी है बहुत खतरनाक, उन्हें कहा हम नहीं रहेंगे पाकिस्तान के साथ, हमें खुद रहना है ना। और ये 1906 में ढाका में, ठीक है। देखो एक चीज पाकिस्तान का, हु गेव द कॉन्सेप्ट, हु इन्वेंटेड द टर्म पाकिस्तान, आ सकता है, आया है, SSC में भी आया, यूपीएससी में भी आया है। हु इन्वेंटेड द टर्म पाकिस्तान, सलीम उल्लाह और असलम बैग, द टू ऑक्सफोर्ड फिलोसोफर, द टू ऑक्सफोर्ड स्कॉलर सलीमुल्लाह, और यही तुम्हारे, एक तो सलीमुल्लाह और दूसरे असलम बैग,
द टू बहुत क्रिएटिव थे भाई साहब दोनों। उसने जिन्ना ने तो कुछ नहीं करा, जिन्ना आदमी ठीक नहीं था, उसने तो डिवीजन करा। असलम बेग और सलीमुल्लाह, ही coined the term पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया के भी कई नाम थे। अब फिर वो क्वेश्चन बहुत लंबा खिंचाएगा, अभी नहीं, फिर कभी फिर तुम्हें जीएस में पढ़ाया जाएगा, वो तुम्हें सारा पढ़ाएंगे जीएस में, है ना, ठीक है। हाँ, स्कॉलर बनाते हैं जो रिसर्च करते हैं। तुम्हें मैंने पढ़ाया था ना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, शायद पढ़ाया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ाई थी ना मैंने, नहीं, वो बाद में फिर जीएस में पढ़ाया जाएगा। वो 2-3 दिन पहले मैंने बताया था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में मिला के कुछ फिलोसोफर निकले वहां से 16th सेंचुरी में, उनको कहते थे ऑक्सब्रिज। ये यूपीएससी और एसएससी का क्वेश्चन है। ऑक्सब्रिज, हु वर नोन एज ऑक्सब्रिज, हु द ग्रुप नोन एज एन ऑक्सब्रिज, कभी सुना भी नहीं होगा, मजेदार है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के मिलके जो स्कॉलर निकले, उन्होंने एक अपना मूवमेंट बनाया, उस मूवमेंट को कहते थे, लिटरेरी मूवमेंट को यूनिवर्सिटी मींस यूनिवर्सिटी के विट्स, यूनिवर्सिटी के चालाक आदमी, कुछ ऑक्सफोर्ड से थे, 3 ऑक्सफोर्ड से थे, ये 3 कैम्ब्रिज से थे, उन्होंने मिलकर बनाया, उसको बनाया उन्होंने ऑक्सब्रिज, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ऑक्सब्रिज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, याद रख लेना। ऑक्सब्रिज इज एंड इट हैपेंड इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड, क्योंकि हम उस टाइम पे गुलाम हो चुके थे, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी 1600 में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी। कहां आई थी इंडिया में, कहां आई थी, बॉम्बे कालीकट, दे रिच बॉम्बे कालीकट, ठीक है। ऑक्सब्रिज, लिली किड पीलो ग्रीनाश मार लो, ये 7 राइटर थे, लिली किड पीलो ग्रीनाश मार लो, अभी मत लिखो, बाद में लिखवा जाएगा, तुम चले जाओ, हाँ चले जाओ, तुम बैठ रहे हो, तुम्हें यार मदर से चले जाओ, क्या जी, ऑक्सफोर्ड प्लस कैम्ब्रिज, हाँ ऑक्सफोर्ड प्लस कैम्ब्रिज, ऑक्सब्रिज, ये क्वेश्चन आ सकता है यूनिवर्सिटी के बारे में ना, और क्योंकि यूनिवर्सिटी का तुम्हारा रेलवे में आया है क्वेश्चन, अब तो कुछ भी आ सकता है, रेलवे का क्वेश्चन है ये यूनिवर्सिटी वाला, मैंने बहुत कुछ बताया था तुम्हें, हाँ उस टाइम बताया था मैंने इसके बारे में। चलिए आगे चलो बच्चों, दी गदर पार्टी वाज फॉर्म बाय लाला हरदयाल, ये याद कर लेना तुम्हें ना, सूर्य, ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। दी गदर पार्टी वाज फॉर्म बाय लाला हरदयाल, तारकनाथ दास एंड सोहन सिंह बकना एंड इन विच कंट्री हैड दिस पार्टी इट्स हेडक्वार्टर, सैन फ्रांसिस्को, इंडिया में नहीं था, है ना, गलती करेंगे इंडिया में, ये इंडिया में नहीं था, पहले तो इंडिया ऑक्सीजन दिया, सोचने का मौका ही नहीं दिया, है ना। गदर पार्टी इंडिया की थी आजादी से पहले, फॉर इंडिपेंडेंस, है ना, इट वाज फॉर्म टू कमेमोरेट, टू रिमेंबर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1875, 1857 1857 के रिवोल्ट को कमेमोरेट माने याद करने के लिए इसको बनाया गदर पार्टी को, कि हमें आजादी लेनी है, दोबारा लेनी है, ठीक है। उसके बाद है हु वाज द फाउंडर ऑफ तत्व बोधिसत्व सभा इन 1839, ये हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर, और सबसे पहले इंडिया में नोबेल प्राइज किसे मिला था, कब मिला था, हाँ बताया था मैंने, उस तुम थे, 1913 में मिला था नोबेल प्राइज। सबसे पहला किसे मिला था बताया था, है सूली प्रदोम, लिखवाया नहीं था 1901, सूली प्रदोम, तुम नहीं आए थे, ये शुरू में हो गया, तुम नहीं आए थे, ये क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। सबसे पहला मिला सूली प्रदोम को, और उन्हें मिला 1913 में, है ना। और इनके जो टीचर थे, डब्ल्यू ईट्स, रविंद्रनाथ टैगोर के टीचर थे डब्ल्यू ईट्स, और ही वाज आयरिश राइटर, डब्ल्यू ईट्स वाज द आयरिश राइटर। उनको मिला इनके 10 साल बाद, नहीं 13 साल बाद, 23 में मिला, उन्हें 23 में, तो दोनों को थोड़ा सा आपस में हो गया था, उनको 1923 में मिला, हाँ 23 कितने साल हो गए, कितने साल गैप हो गया, 21 और 10 31, नहीं इनको मिला 13 में, 13 और 10 23, 10 साल का गैप था, उनको 10 साल बाद मिला इनके गुरु को। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके अंडर में बहुत सारी रिसर्च करी थी, पोएट्री पे, लिटरेचर पे, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने डब्ल्यू ईट्स के अंदर, और वो आयरिश पोएट थे, उन्होंने एक पोएम लिखी है विंग अमंग द रीड्स, गन्ने के खेतों में चलती हुई हवाएं, विंग अमंग द रीड्स, विंड अमंग द रीड्स, रीड्स माने गन्ने की खेती, गन्ने की फसल की खेती, उसमें चलती हुई हवाएं, विंग अमंग द रीड्स। उसके बाद है भाई
हु डिस्कवर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन इन 1921? दयाराम साहनी। ये तुम्हें जीएस में लिखवाया जाएगा इसके बारे में। दयाराम साहनी है ना। एटना एंड वेसुवियस वोल्केनोज आर इन इटली में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है। अगर आए द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनोज इन विच कंट्री? वो इटली में है, हाईएस्ट इटली। और ये है आंसर इटली। एटना, इटली का एटना, एटनास वोल्केनो, एटना। ये क्वेश्चन आएगा हर जगह, एटना वोल्केनो से आता है ना, जब भी आया देखो। वो वाला तो तुम्हें पढ़ा था, इंट्रूसिव वोल्केनो, एक्सक्लूसिव वोल्केनो पढ़ा था ना अनस, तो वैसा क्वेश्चन बन गया था। अब आया कौन कौन से कहां पर है वोल्केनो? इटली में बहुत है वोल्केनो, बहुत ज्यादा, हाँ इटली में। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? देखो ये आंसर गलत है, लगा हुआ है, इसमें है अमेरिका। इसका आंसर है अमेरिका। प्रोफेसर मुनीश रजा, प्रोफेसर मुनीश रजा फाउंडेड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसे काट दो। मोरिस गिवेर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाई थी। मोरिस गिवेर एस्टेब्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1969। Delhi University was formed in 1969 by Maurice Gewer. He was a British jurist, advocate, reformist, academician. है ना, Maurice Gewer. He formed Delhi University, है ना. Professor Munish Raja was educated at JAMU. Professor Munish Raja was Vice Chancellor of Delhi University. He was Vice Chancellor of Delhi University. He was educated at AMU and he formed. Munish Raja के हाँ, मोरिस गिवर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म की। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज फॉर्म, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मोरिस गिवर। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मोरिस गिवर इन 1969 टू एजुकेट इंडियन पीपल, है ना। और प्रोफेसर मुनीश रजा ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, देखो मुसलमान है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनाने वाला मुसलमान है। और कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, किसी को पता भी नहीं है कि ये मुसलमान ने बनाई होगी। किसी मुसलमान का दिमाग है इसके पीछे। और ये किसके भाई है? ये राही मासूम रजा के भाई है, राही मासूम रजा के भाई है। प्रोफेसर मुनीश रजा, राही मासूम रजा कौन है? म्यूजिक राइटर है, सॉन्ग राइटर है, पोएट है, बहुत बड़े पोएट है राही मासूम रजा। सुनने जाके क्या? नहीं नहीं, एम एन रॉय का इसमें कुछ नहीं है। एम एन रॉय तो एक वो है हिस्टोरियन है, एम एन रॉय हिस्टोरियन है। इन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री में बहुत लिखा, एम एन रॉय ने। इन्होंने हमारे मुस्लिम प्रोफेट नबी को बहुत सराहा है, एम एन रॉय ने। ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी और फिलोसोफर भी और हिस्टोरियन भी है एम एन रॉय। लेकिन इनके बारे में तुम ज्यादा मत लिखो कुछ भी, है ना। जॉन मार्शल का यहाँ कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल अलग है। नहीं नहीं सॉरी, इसमें क्या था ये? प्रोफेसर एम एन रॉय। खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन पाकिस्तान चले गए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान पूरा नाम था इनका। ठीक है। मोरिस गेवर ने DU, प्रोफेसर मुनीश रजा ने JNU। ठीक है, चलो। और तुम्हें बताया था JNU का लोगो क्या है? दी मोटो ऑफ JNU। मोटो माने उद्देश्य, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इंग्लिश भी बताई थी, कल की तो बात है। JNU का मोटो तमसो मां ज्योतिर्गमय, लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, है ना। लीड अस, लेके चलो, हमें ले चलो अंधेरे से उजाले की तरफ। ये मुसलमान का दिमाग था इसके पीछे, है ना। हिंदुस्तान में बड़े बड़े मुस्लिम हुए काबिल, कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें, कुछ दें अपने इस देश को, अपने देश की माटी को, है ना। अब्दुल कलाम जैसा महान आदमी हुआ, सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, है ना। क्या उन्होंने सेनाई बजाते थे, है ना। 9th में पढ़ा हुआ जिस सेनाई वादक, है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 9th में तुमने पढ़ा होगा माई चाइल्डहुड अब्दुल कलाम का, है ना। उसमें अब्दुल कलाम के बारे में माई चाइल्डहुड अब्दुल कलाम। ए फुटप्रिंट विदाउट फीट पढ़ा होगा, है ना। ग्रिफिन एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट, ग्रिफिन, फुटप्रिंट विदाउट फीट, है ना। तुम्हें पढ़ा होगा लास्ट लीफ, जॉन सी एन सिजू, याद है? लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ पढ़ा होगा। भोली पढ़ा होगा लैंचो, लेटर टू गॉड, 10th में। बड़ा मजेदार है भाई लैंचो, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा सीधा आदमी। 70 पेजों से 100 पेजों से लिखता है, 70 पेजों मिलता है। नहीं अभी मोबाइल रख लो। चलो उसके बाद में इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय मोल्टन मैग्मा, है ना। ये मोल्टन मैग्मा, इसको क्वेश्चन को रट लेना, ये सिर्फ ऐसी क्वेश्चन आएगा, है ना। मोल्टन मैग्मा। अब देखो भाई उजैर खान, 2 मिनट गैप है। हाँ इसीलिए तो दिया है, एक समझाने का सारे करोगे तुम। आज क्लास जल्दी खत्म कर दूं, ये लंबी करूं? अब तुम बताओ, अगर तुम लंबी करोगे तो मैं इन्हीं सवालों को लंबा खींच दूंगा। अगर तुम कहोगे 2 सेकंड में, तो मैं अभी खत्म कर दूं।
पहले लंबा, पहले थोड़ा सा सीखो। एक सवाल सिखाऊंगा, पहले मेथड भी आना चाहिए और तरीका भी आना चाहिए, टेक्निक भी आना चाहिए, टेक्निक प्लस तरीका दोनों। करा था किसी किसी ने वो करा था इसका रेशनलाइज कर लिया होगा। देखो रेशनलाइज तो ऐसे करेंगे, वो तो तुमने सबने कर लिया होगा यार। 7 माइनस अंडर 5 अपॉन 7 प्लस अंडर 5। देखो भाई बच्चों, ये सवाल दिया है हमें, ये हमें सवाल दिया है, इसको रेशनलाइज करके सोल्व कर सकते हैं हम, अगर उसूल के साथ चले। इसको क्या करेंगे, इसको जब रेशनलाइज करते हैं साइन एडवर्ट करते हैं और अपोज करते हैं, एडवर्ट करते हैं, अपोज कर देते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है, अंडर 5। ठीक है भाई, नीचे भी हो जाएगा 7 प्लस सॉरी माइनस अंडर 5। क्या जी? नहीं माइनस, जो यहाँ पे साइन है दोनों को एडवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। जो साइन यहाँ होता है इसका उल्टा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब हमने रेशनलाइज कर दिया, अब सिंप्लीफाई करना है। ये रेशनलाइज हो गया है ना। इसको करने के बाद इसका मतलब ये अब भी वही है जो पहले था। रेशनलाइज ये होता है कि वही है, जिसे कहते हैं ना, अब एग्जाम में रेशनलाइज करने लगे तो वो ये ऐसे ही जैसे था, जैसे तुम्हें वाला सिखाया था कि यहाँ पर a प्लस बी है, a माइनस बी है, फिर उसमें पूरे में अंडर रूट लगा देता, यहाँ पर स्क्वायर कब है ना, स्क्वायर हटा के यहाँ पे अंडर रूट लगा देता हमने। वो जो तुम्हें सवाल सिखाया था, याद है ना वो सवाल? अनस नहीं आया था शायद, ना अनस और उजैर नहीं आए थे उन सवालों में। तुम नहीं आए थे, तुम तो आए थे, हाँ तुम भी आए थे, तो शायद नहीं आए। इधर देखो, अब इसका हो जाएगा भाई साहब, क्या होगा ये 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी a प्लस बी हो गया, ये हो गया माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जिसको नहीं आता वो लिख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, मिटा दूं, ये लिखना है, इसे याद करना, काम आएगा कहीं ना कहीं जरूर। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। देखो a का स्क्वायर 7 प्लस b का स्क्वायर 5 माइनस 2ab, ये तुमने कर लिया इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब उसके बाद 7 माइनस 5, ठीक है बच्चों। उसके बाद 7 और 5 12, 7 और 5 12 माइनस 2 अंडर रूट 35। नीचे कितना हो गया? 2 बचा, 2 ही बचेगा। अभी नहीं, ऐसे नहीं, पहले ऊपर कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ गया, 6 माइनस अंडर रूट 35, बट सही ले लिया मैंने कॉमन, 2 से 12 2 अंडर, इससे ये काट दिया, आंसर कितना आ गया? यही आएगा तुम्हारा, ठीक है। बस यही था, मिटा दूं, उतार लो। उतार लो, रेशनलाइज करना भी सीख लो, क्योंकि बहुत सी जगह टेक्निक काम नहीं आती है। देखो किसी भी एग्जाम के अंदर टेक्निक सिर्फ 40 से 45% काम आती है। तुम्हें कोई कितनी भी टेक्निक से, किसी भी एग्जाम में 40% तक टेक्निक काम आ सकती है, उसके बाद 60% पेपर तुम्हें उसूल से ही करना पड़ता है। हाँ 40% तो टेक्निक से काम कर चल जाएगा मैथमेटिक्स में, और जो 60% होगा वो तुम्हें उसूलों के हिसाब से करना पड़ेगा। तो इसकी तो मैं तुम्हें टेक्निक अभी बता रहा हूँ, एक टाइम देख लेना और सवाल मत देख लेना, और ऐसे ही बताऊंगा कि कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में, और सारे सवाल हल और तुम्हारी छुट्टी। और ये सवाल तुम्हें जरूर मिलेगा, ये पहले एसएससी का बहुत फेवरेट सवाल था, और फिर यूपीएससी ने कम से कम 10 साल तक पूछा इस सवाल को। इस सवाल को यूपीएससी ने 10 साल तक लगातार पूछा, 2009 से लेकर के 19 तक, उसके बाद पूछना बंद कर दिया। अब वो वाला पूछ रही है जो उसने कराया था, ये 4 का स्क्वायर, कि उसका मतलब बताओ, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, हाईएस्ट और लोएस्ट, जो तुम्हें बताया था प्राइम फैक्टर करने के बाद। हाँ सिंपल है, कोई नहीं उसमें, तो तुम 1 मिनट में कर लोगे, फिर समझाऊंगा दोबारा कभी। इसको जो है रिवाइज करना है, जाके ध्यान से समझना है रेशनलाइज कैसे किया था। उतारने में गड़बड़ी नहीं चाहिए। अब देखना जरा जादू, अब मैं सिखाऊंगा तो मैं जादू, मिटा दूं, सबका उतर गया, मास उतर गया, सही उतरना चाहिए, उतारने में गलती नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ स्क्वायर क्यों लगाया भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर लगा है, अच्छा
हाँ तो इसके नीचे लिखो, ये इसके नीचे लिखो, उतारने में गलती हुई, इसके नीचे लिखना है, इसे काट के आगे लिखो, इसे काट के इधर लियो, इसे काटो, इसे इसके नीचे लिख दो, हाँ नीचे लिखो, बस ये इसके नीचे। प्रैक्टिस कर लेना घर पे, जब पता लगेगा समझ में आया नहीं आया, जब पता लगेगा कि समझ में आया। उधर के पास मैं मिटा रहा हूं। लो भाई बच्चों, आज तुम सीखो जादू। देखो भाई, सिर्फ तुम्हें क्या याद करना, जमा गुणा भाग, जमा जमा घटा गुणा भाग, जमा घटा गुणा भाग, सवाल हो गया। नहीं, जमा गुणा भाग घटा, नहीं जमा घटा, सुनो, एड सबस्ट्रैक्ट, स्मॉल में लिखो, पूरा लिखो, सबस्ट्रैक्ट सबस्ट्रैक्ट सबट्रैक्शन, एड सबस्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, आंसर। कुछ भी हो, कैसा ही लिखा हो, ऊपर ऐड नीचे सबट्रैक्ट, जो आए उससे डिवाइड, कोने वाले गुणा, आंसर ले लो। और सिमिलर साइन, ध्यान से सुनो, ऊपर ऐड 7 और 5 12, नीचे घटा, साइन कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है। तुम कोई सा भी दुनिया का सवाल हल कर लेना, हर जगह रीड है, ऊपर जमा नीचे घटा कर दो डिवाइड, ऐसे का ऐसे लिखो, जो साइन है सिमिलर साइन, कोने वाले गुणा, सारे करके देखो, सारे सवाल करके देखो, लगे 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। ऊपर जमा नीचे घटा भाग सिमिलर साइन गुणा, ये है टेक्निक। समझ आया भाई, याद कर लो, हर जगह काम आएगा। कोई ये साइन यही रखना है, ऊपर जमा नीचे घटा, जो साइन यहां है वहां रखना है, कोने वाले गुणा। टेक्निक, अरे सारे करके देखो, तुम सारे करके देखो। उजेर हो गया 5 सेकंड में है, अभी बताता हूं। देखो बच्चों, सब देखना, अभी रुक जाओ, अभी नहीं मैं देख रहा। बच्चों देखो, पकड़, दोबारा देखो, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें सवाल देखना ही नहीं है, कुछ भी हो। ऊपर जमा, ऊपर वालों को जमा कर दो, 7 और 5 12, ऊपर जमा नीचे घटा, घटा के 7 में 5 2 बचे, भाग काट दिया 6 बचा, 6 का 6 का जो साइन है वही रहेगा, सिमिलर साइन गुणा मल्टीप्लाई को है ना, एड सब्सट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई सिमिलर साइन, आंसर। देखो ना है तो नाम देख कैसे नहीं आएगा, तुमने जल्दबाजी में, तुमने जोश में होश खो दिया। देखो दोबारा करके देखो, आराम से है, आ गया तो बस सीख तो है। तुम कह रहे हो नहीं आया, अच्छा आ गया, तुम्हें जोश में होश नहीं हो ना, कि नहीं मुझे तो आता है। मैं बार बार कहता हूँ, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें भी बताऊंगा मैं, तुम हैरत करोगे तुम। और ये क्वेश्चन रेलवे का तो फेवरेट है, तो रेलवे तो तुम्हें मिलेंगे 3 क्वेश्चन, ये 2 से 3 क्या है। देखो हिंदुस्तानी हो तो हिंदी में समझो, ऊपर जमा नीचे घटा भाग करी, जो साइन है वो उसका वो लिख के लास्ट में गुणा, ऊपर जमा नीचे घटा डिवाइड करके जो साइन है वो रखना है, पीछे वाले गुणा। सारे करके देख लो। चलो एक चीज में इंग्लिश की एक पॉइंट पढ़ा देता हूँ आज, है ना, थोड़ा टाइम है। अरे 8:20 हो गए बताओ। मैंने हाँ, एक कोने कोने वालों की देखो, दोबारा ब्लैक बोर्ड पे समझो ध्यान से। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, उधर मत देखो। इसको ऐड करा, इसको घटाया, उससे काट लिया, जो आगे उसे यहां रख लिया, सेम साइन उठा लिया, इन दोनों की गुणा, कोने कोने वाले गुणा, वैसे ही वैसे। ये तो रहा 7 पंजे 35, जो साइन है वो ऊपर सिमिलर साइन, हमें कोई मतलब घटा हो जमा हो भाग हो, ऊपर जमा नीचे घटा सिमिलर साइन कोने वाले गुणा, कहीं गलत हो ही नहीं सकता। कितने सवाल निकाल लेना। अब तो तुम यूपीएससी भी क्लियर करोगे। देखो ये करेगा तो पूरा दिमाग को तेज। दरअसल रीजनिंग के क्वेश्चन भी तो देखा शायद देखा था। ये होता है, एक फ्लो वाला था। अच्छा ये तुमने कर लिया, ये वाला 22 हो गया। मैं समझाऊं,
है ना, ये आएगा, ये तुम्हारे पेपर का ये सीयूटी यूजी का ही है। हाँ चलो मैं मिटा रहा हूँ, सबने लिख लिया। देखो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको करना है इसी तरह करना है। हाँ मिल्क वाला देखो, ये है मिल्क और वाटर का रेशियो है। देखो सूर्य, मिल्क और वाटर है ना, मिल्क कितना है 4, वाटर कितना है 6, तो इनका टोटल कितना हो गया 10। रेशियो वाले ऐसे होते हैं ना 10। अब क्या है वो पूछ रहा है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क की परसेंटेज, और परसेंटेज देखो टोटल कितना है 10, 10 में से कितना निकला 4 मिल्क, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, इससे ये गया 40%। सिर्फ इतना ही करना और ये तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें मिलेगा, तुम हंस के मारोगे इसमें साइन। बस एक इंग्लिश का रूल और कर लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं ना, एक कर लेते हैं। चलो बच्चों बस ये लास्ट, ये और देख लो, इंग्लिश तुम्हारी काफी दिन से होने रही है, देख लो। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल बस समझ लो। इसका पैसिव बनाना बाद में सिखाऊंगा, सीखोगे पैसिव बनाना या नहीं सीखोगे? सीखोगे पैसिव बनाना इसका आज? सीखोगे पैसिव बनाना, सीखोगे पैसिव बनाना है सीखोगे पैसिव बनाना नहीं सीखोगे? सच बताओ, सीखना है नहीं सीखना? पक्का है सीखना चाहते हो? इसका पैसिव नहीं होता, इसका पैसिव ही नहीं होता भाई साहब, मैं जब भी तो बोल रहा हूं, किसी को पता है नहीं, बसा इसका पैसिव नहीं होता। मुझे लग रहा है भाई, इसका पैसिव ही नहीं होता। अब किसका नहीं होता? जोन सा भी फ्यूचर में कंटिन्यूस है, नहीं एक तो फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं होता, और दूसरा जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस वाले किसी का नहीं होता, इसका मतलब 4 का नहीं होता। ये राज की बात मैंने छुपा के रखी थी तुमसे शुरू में, 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता 12 में से। एक तो कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जितने भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों का पैसिव नहीं होता। सीखोगे फिर पैसिव वॉइस? सीखना है, ये दे सकता है वो एग्जाम में देगा, ठीक है, इसका पैसिव करो और लिखा हुआ एनए, तो तुम्हें एनए करके आना है। सर ये तो मैं लिखूंगा ये 4 का नहीं होता, मैं बाद में भी लिखवा दूंगा, कोई नहीं, अभी तुम बस इसका प्रॉपर्टी समझ लो। मैंने इसीलिए तुमसे पूछा था कि सीखोगे, और देखो सबने कहा सीखेंगे। ये ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग है नहीं, लेकिन तुम लोगों को अच्छा खासा आता है और तुम सीख भी रहे हो सब। ये देखो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल शैल हैव बीन, हैव बीन, अच्छा डबल लिख दिया, विल शैल आएगा, विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हमेशा वर्ब की बेस में लगता है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें आईएनजी लगती है। सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी। किसी को कोई दिक्कत? कुछ भी बना सकते हो। आई विल हैव बीन राइटिंग अ बुक ऑन पीएम, या अबाउट पीएम, पर्सन है तो अबाउट पीएम माने प्राइम मिनिस्टर, पीएम प्रेसिडेंट। इन विच आर्टिकल वी डू हैव अबाउट द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, oath and affirmation. In which article do we have the description of oath and affirmation of the president of India? कल का क्वेश्चन है। In which article we have the eligibility criteria of Indian president? In which article we have question of untouchability? 17, आर्टिकल 17। ये तो तुम्हारी नसों में उतर गया।
आर्टिकल 17 इज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 60 इज अबाउट ऑथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 58 इज अबाउट एलिजिबिलिटी। आज के लिए इतने काफी, उसे उतार लो, काफी, इसके बारे में तुम प्रैक्टिस कर लेना।